वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ET मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के पूरे मुद्दे के साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान कीर्तन शाह, फाउंडर एंड CEO क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर, और गौतम कालिया, शेर खान भाई BNP पारिबा से। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और हम पहले दर्शक के साथ शुरुआत करते हैं जिनका नाम है मृत्युंजय नंदा। मृत्युंजय जी, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। बताइए, आपने बहुत अच्छे से अपने सारे गोल्स को डिवाइड किया हुआ है। बेटे की शिक्षा, बेटे के जनेऊ संस्कार के लिए भी आपने प्लानिंग की है, जो कि शायद अलग से एक विधि होती है जो करनी पड़ती है। रिटायरमेंट के लिए भी आपने लगभग 1.5 करोड़ आंके हुए हैं। सर, ये जो निवेश आप कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? वो ICICI ब्लू चेक है, वो मैं 2014 से स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, ओके। और HDFC स्मॉल कैप वो 2019 में स्टार्ट किया हूँ। ओके। और जो HDFC हाइब्रिड फंड वो जनवरी 2013 से। और SBI फोकस फंड है वो जून 2020 से। ओके। अलग अलग समय में अलग अलग फंड्स जो आपने इकट्ठा किए हैं, उसके पीछे खास वजह सिलेक्शन मतलब मैं स्टार्ट किया था वो HDFC हाइब्रिड से। हाँ। उसके बाद ICICI नॉलेज बढ़ा, उसके साथ ऐड करता चला। चलिए, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ी है वैसे वैसे आप कह रहे हैं कि आपने फंड्स को जोड़ा है। अच्छी बात है। कोई खास वजह इन फंड्स को आपने जोड़ा? कोई खास बात का ध्यान रखा जब आपने इन फंड्स को पोर्टफोलियो में डाला? वो अलग अलग फंड हाउस और फंड भी है, तो फंड हाउस में अलग अलग है ना। ये LIC की कौन सी पॉलिसी है सर? वो LIC का एंडोमेंट प्लान है। अच्छा, ये कब लिया है? वो 2010 से लिया हूँ। स्टार्ट तो LIC में इंश्योरेंस था, बोल के कर लिया है। बाकी आपके पास टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस है ना? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है। और आपको नहीं लगता कि खुद का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए? हाँ, लेना तो है, पर इनकम भी सपोर्ट करेगा तो फिर ले जाएंगे, तो सैलरी बढ़ेगा तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए कीर्तन, मृत्युंजय से आपको ये सवाल पूछना चाहते हैं। जी, मेरा जो है पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं है रिटायरमेंट के लिए जो है, वो तो मुझे पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, आपका सवाल मैं समझ गई हूँ। जो जी आपको बताते हैं कि लक्ष्यों के मुताबिक आपका निवेश क्या पर्याप्त है, फंड सही है या नहीं है। कीर्तन। मृत्युंजय जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियल प्लानर है, क्योंकि आप जिस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है और जिस तरीके से मैंने जब नंबर क्रंचिंग की आपके पोर्टफोलियो की, बहुत एप्ट बैठ रहा है आपका इन्वेस्टमेंट आपके रिक्वायरमेंट के साथ। आपको कुछ चीजें बताता हूँ जिसकी वजह से मैं ये कमेंट कर रहा हूँ। देखिए, आपके पास आज एग्जिस्टिंगली 10 लाख रुपए है, ठीक है। आपके 3 मेजर गोल्स है। अब मान लीजिए इन 10 लाख रुपए में से मैं 6 लाख रुपए आपके बच्चे की थ्रेड सेरेमनी को अगर एलोकेट कर दूं, तो आपको जितना पैसा जितने समय में चाहिए, ये सिर्फ 6 लाख रुपए से हो जाएगा। आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट उस गोल के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बचे 4 लाख, उसमें से 3 लाख अगर मैं आपके बच्चे की एजुकेशन के गोल के तरफ अलाइन कर दूं और आप एडिशनल कुछ भी और ऊपर से नहीं डालेंगे, तो आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वो कवर हो जाएगा। अब आपके पास बचे और 2 इन्वेस्टमेंट्स, 1 लाख रुपए और आपके पास 8 लाख रुपए EPF में है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं और मान लीजिए महीने के आप 8.5 लाख रुपए की SIP करते हैं, तो आपको जो 1.6 करोड़ रुपए चाहिए वो भी हो जाएंगे। अब देखिए, आपके पास 8,500 की SIP तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना पैसा आपने जमा कर लिया है और जितने की आप SIP कर रहे हैं, ये इनफ है आपके तीनों गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप जितना पैसा और निवेश करेंगे, ये सिर्फ एडिशनल पैसा आपके वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहा है, पर आपकी रिक्वायरमेंट के सामने आप जितना पैसा आज निवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो एकदम पर्याप्त है आपके सब गोल्स के लिए। के पीछे समझ है। पहले कीर्तन, मुझे ये जानना है मृत्युंजय जी से, आप वाकई फाइनेंशियल प्लानर हैं क्या सर? नहीं।
क्योंकि आपकी प्लानिंग जैसा कि बताया कीर्तन ने काफी सही है, फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये तो मैं जो ICICI ब्लू चिप है मैं ये सिर्फ रिटायरमेंट के लिए सोच के किया हूँ, और अच्छा। HDFC और अदर वो बच्चे की पढ़ाई और एजुकेशन के लिए सोच के किया हूँ। सलाह ली थी किसी से? और- सलाह ली थी किसी से? जी सलाह ली थी किसी से? नहीं, सलाह तो किसी से नहीं लिया, वो ऐसे ही चैनल में देखता हूँ तो इसी हिसाब से किया हूँ। चलिए, फिर तो आपने बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया है। खैर, अब आपका जो निवेश है आपके लक्ष्यों के लिए पर्याप्त है, लेकिन कीर्तन अब बताएं आप क्या कह रहे थे? मैं थोड़ा फंड्स पे सजेशन देना चाहता था कविता जी। तो सबसे पहले तो मैं सरप्राइज्ड हूँ कि इनके पास LIC की एंडाउमेंट पॉलिसी है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे डिटेल्स तो नहीं है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है और इसकी आज की सरेंडर वैल्यू कितनी है वगैरह वगैरह, पर मुझे ऐसा लग रहा है जितना डेटा मेरे सामने है, उसके हिसाब से ये सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर ये ऑन ग्राउंड किसी को मिल पाए और थोड़ी सी और जानकारी ले पाए इस प्रोडक्ट की, और पॉसिबल हो सरेंडर वैल्यू मैप करके, तो इस प्रोडक्ट में तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, या बन पाए तो निकल जाना चाहिए। अब अगर मैं उनके फंड्स की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्जली उनके फंड्स ठीक-ठाक है। एक फंड से एग्ज़िट करने की सलाह दूँगा, HDFC हाइब्रिड, और वो पैसा, वो जो SIP जा रही है, वो उन्हें मेरा इमर्जिंग में मूव कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। मृत्युंजय जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा जो ये भी थोड़ा कंटिन्यू तो करने से नहीं, तब तक भी चलता है, वो हर साल बढ़ाता हूँ पैसा। वो HDFC हाइब्रिड में 1000 फिक्स है, वो स्टार्ट जब किया था तो 1000 ही था। ओके। वो तो बढ़ाए नहीं। और वो ICICI ब्लू चिप में मैं वो टॉप अप करता हूँ हर साल। चलिए, बढ़िया। कीर्तन, कोई और सलाह? नहीं, आई थिंक उनको ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी ठीक-ठाक लग रहा है मुझे। अगर HDFC से वो मूव करके मेरा इमर्जिंग में चले जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी, आपने सवाल हमें भेजा। आगे बढ़ते हैं, और राजू वर्मा साहब क्या फोन लाइन पर हैं? जी मैम। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। ओके, बताएं आपके गोल्स क्या हैं? मैडम, मैंने जो आपको पोर्टफोलियो भेजा है वो अभी 21,000 का SIP है, और बेसिकली मेरी एज 44 ईयर है, और मैं चाहता हूँ कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मेरे पास तकरीबन 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो। ठीक है, निवेश को बढ़ाएंगे भी ना? हाँ, बेसिकली जब भी कोई बोनस वगैरह लमसम आता है तो ऑन एवरेज मेरी SIP अगर आप माने तो इट इज अराउंड 5 लाख पर ईयर। ओके। क्योंकि मंथली ना कुछ फिक्स नहीं होता है कि कितना अमाउंट हमें मिल पाएगा, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बोनस वगैरह मिलता है ना तो उसको डायरेक्टली लमसम इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, गौतम। तो आपके जो आज की जो SIP चल रही है आपकी जो 31,000 की, और आपका करंट पोर्टफोलियो वैल्यू भी 5,25,000 है, तो आपका टारगेट जो 5 करोड़ है 16 साल में, वो अगर मार्केट आपको 12% के रिटर्न के हिसाब से रिटर्न दे आपके इन्वेस्टमेंट्स को, तो आपका टोटल कुछ 2 करोड़ 10 लाख बनेगा। तो अगर आप इसको हर साल 10% से बढ़ा भी दें ये SIP अमाउंट को, तो आपका 3 करोड़ तक मूल्य बनेगा 16 साल में, अगर 12% का रिटर्न हम देखें मार्केट का। तो या तो मार्केट से रिटर्न ज्यादा आ सके तो उससे आपका टारगेट हो पाएगा, या तो आपको अपना SIP का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे आपने बोला अभी आप लमसम कर रहे हैं, लमसम से थोड़ा सा टारगेट के पास तो आप आ ही जाएंगे, क्योंकि जैसे आपने समझाया कुछ 1.25 लाख आप ऊपर से डालते हैं हर साल SIP के साथ, तो वो आप करते रहिए। और अगर पॉसिबल है तो आप अपना SIP का मूल्य 87,000 तक लेके जाइए, तब जाके आपका टारगेट 12% के हिसाब से बनता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जैसे जैसे आप SIP बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाइए, और जैसे आप लमसम डाल सकते हैं आप करिए, उससे एटलीस्ट आपका टारगेट करीब आ जाएगा। आपके जो फंड्स मैंने देखे हैं, फंड्स सारे ठीक हैं, बस थोड़ा सा आपका स्क्यू
लार्ज कैप में कम है। तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप जरा, जैसे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है आपका, उसमें आप सिप बढ़ा सकते हैं। दूसरे फंड्स में आप अपने सिप जारी रखिए, मगर ये कैनरा रोबेको का ब्लू चिप जो इक्विटी फंड है उसमें आप बढ़ा दीजिए, जिससे आपका एलोकेशन परसेंटेज लार्ज कैप की तरफ भी आ जाए। अभी के लिए आपका लार्ज मिड में है, मिड स्मॉल में है और फ्लेक्सी और ईटीएफ में है, तो थोड़ा सा लार्ज कैप में फोकस कम है पोर्टफोलियो में। राजू जी, आपको सलाह समझ में आई? यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? राजकुमार यादव जी, सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मैडम दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके। मैडम मेरे पास पूछिए। मेरे पास 5 फंड है, जिसमें से 4 कंटिन्यू है। एक को 2020 में क्लोज कर दिया था एल&टी इमर्जिंग का। ठीक है। तो ये मेरा गोल है 2 करोड़ रुपए 15 साल के लिए, रिटायरमेंट प्लान है। अच्छा। तो ये प्लान मेरा ये तो अभी जो फंड है ये सही है कि उसको चेंज करने की जरूरत है? और जो एक एल&टी का इमर्जिंग बिजनेस का फंड था, ये मैंने बंद कर दिया था 2020 में। इसको कंटिन्यू करूँ या रिप्लेस के मैं दूसरा कोई इसको चूज करूँ? तो प्लीज थोड़ा बताओ मुझे। बिल्कुल। कीर्तन, बताएं किस फंड में से निकले और किन में बने रहें और क्यों? राजकुमार जी, सबसे पहले जैसे आपने कहा कि आपके 4 फंड्स एग्जिस्टिंग हैं, अगर आप देखेंगे उन 4 फंड्स में से 2 फंड्स एक ही एएमसी के हैं। तो मुझे सबसे पहले ऐसे लग रहा है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप 4 अलग अलग एएमसीज में इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा एएमसी लेवल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। पर इससे ज्यादा एक दूसरी चीज नोटिस करने लायक है कि आपके पास जो मेरा लार्ज कैप और मेरा इमर्जिंग दोनों फंड्स हैं, उनमें 67% पोर्टफोलियो ओवरलैप है। इसका मतलब आप डालने के लिए तो 2 अलग अलग फंड्स में डाल रहे हैं, पर लार्जली 70% दोनों पोर्टफोलियो एक ही तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक ही तरीके का नतीजा शायद निकलेगा। तो 2 सलाह देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरा लार्ज कैप एग्जिट कर लीजिए और आप अपना मेरा इमर्जिंग कंटिन्यू कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपका डीएसपी फंड जो है वो सेम कैटेगरी में है, और क्योंकि मेरा उस कैटेगरी में बहुत ही अच्छा फंड है, तो सेम कैटेगरी में डीएसपी को भी रखकर कोई मतलब नहीं है, तो आप डीएसपी भी एग्जिट कर सकते हैं। और एबीएसएल प्योर वैल्यू फंड मुझे नहीं लगता सही डायरेक्शन में जा रहा है। परफॉर्मेंस काफी अनकंसिस्टेंट है, काफी दूसरी भी चेंजेस है फंड हाउसेज में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरा लार्ज कैप, डीएसपी और एबीएसएल, ये तीनों को आप एग्जिट कर लीजिए। आप मेरा इमर्जिंग में बने रहिए, और मेरा इमर्जिंग के अलावा आप आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी और कोटक इमर्जिंग, ये 2 फंड्स ऐड कर लीजिए। तो आपकी जितनी भी एसआईपीज है जो ये बाकी फंड्स की वजह से बंद हो गई है, उनको ये तीनों फंड्स में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। मेरा इमर्जिंग, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी और कोटक इमर्जिंग। आई थिंक ये पोर्टफोलियो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए सही बैठेगा। फंड्स आप निकलने की सलाह दे रहे हैं वो केवल इसीलिए है कीर्तन क्योंकि वो एक ही कैटेगरी के फंड्स है और बाद में ओवर डिवर्सिफिकेशन हो जाएगा एक ही कैटेगरी में, या परफॉर्मेंस भी एक वजह हो सकती है? कविता जी, टीएसपी वाला जो फंड है वो डेफिनेटली इस बेसिस पे है कि काफी ओवरलैप है। तो अगर आप देखेंगे मेरा लार्ज कैप और मेरा इमर्जिंग इक्विटी में ऑलरेडी 70% का ओवरलैप है। तो अगर मेरा इमर्जिंग रहेगा और डीएसपी रहेगा, वो दोनों में भी काफी ओवरलैप है। तो ये 3 में से एक फंड रहेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होएगा। आदित्य बिरला प्योर वैल्यू फंड, प्योरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैंने कहा है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल। कल्याण श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर है मेरे साथ। कल्याण जी, कल्याण श्रीवास्तव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लाइन पर हूँ मैडम। हाँ सर, सवाल पूछिए। फंड्स के नाम मेरे पास हैं तीनों, सभी फंड्स में आप 3-3 हजार और मतलब जो आपने राशि दी है उतना ही निवेश कर रहे हैं ना, कि कुछ कम ज्यादा भी है? नहीं, उतना ही कर रहे हैं। तो ये था मेरा कि ये मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें से क्या मैं किसी फंड को हटाऊं या किसी को जोड़ूं? ये आपको हम तब बता पाएंगे जब पता चलेगा कि किस मकसद से आपने ये पोर्टफोलियो बनाया है और कितने साल आप इसमें रुकना चाहते हैं।
ये मैं लगभग 12 साल के लिए करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बेटा और बेटी की हायर एजुकेशन या शादी जो भी हो उसके लिए है। कितना इकट्ठा करना होगा? वो तो 12 साल के बाद तो कम से कम 50 लाख प्लस ही चाहिए, 50 लाख प्लस। 50 लाख प्लस, ओके। 12 साल के बाद गौतम इनको मिल पाएगा? जी, तो आप सही रास्ते पे हैं। आपके जो फंड्स हैं वो काफी हद तक सही हैं, थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे आपको। एक तो आपका पूरा जो पोर्टफोलियो है वो या तो मिड कैप, स्मॉल कैप या सेक्टोरल फंड्स में ज्यादा है। आपका लार्ज कैप में बहुत कम एक्सपोजर है, तो आप लार्ज कैप में आपको अपनी राशि बढ़ानी पड़ेगी। तो आपका एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है जिसमें आपका 3000 जा रहा है महीने का, उसको आप शिफ्ट कर दीजिए। अगर उसमें से अगर 2000 शिफ्ट कर सकते हैं तो 2000 शिफ्ट करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में आप स्टार्ट कर सकते हैं। पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जो है उसकी जगह आप मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। तो ये दोनों फंड्स में अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और बैलेंस्ड हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा और पैसा जोड़िए, क्योंकि आपका 15 साल का व्यू है। अगर 10-10% से आप जोड़ पाएंगे हर साल और बढ़ा पाएंगे अपनी राशि, तो आपका गोल हो जाएगा 12% के हिसाब से। ओके, कोई और सवाल आप पूछना चाहते हैं गौतम को? नहीं, थैंक यू मैडम। ओके, राजकुमार अनमोल साहब क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? राजकुमार यादव जी, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कीर्तन इनका सवाल आपके पास भी होगा। इन्होंने अलग अलग लक्ष्यों के हिसाब से निवेश किया हुआ है। इन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इक्विटी में देखिए 12 लाख जमा हो रखे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि लार्ज कैप में 80% निवेश है। पीपीएफ में 10 लाख जमा है। रियल एस्टेट में इनके पास 3 फ्लैट्स हैं और पीपीएफ में हर महीना 10,000 भी डालते हैं और म्यूचुअल फंड में हर महीना 15,000 डालते हैं। 10 से 12 साल के लिए कौन से फंड में ये निवेश करें? लेकिन उसके पहले राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बताइएगा। जी जी मैम, आई एम लिसनिंग यू। अच्छा, आपके पास कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं सर? नहीं, मुझे स्टार्ट करना है एक्चुअली। अच्छा, तो अभी जो आपका इक्विटी एक्सपोजर है वो स्टॉक्स के जरिए है? हाँ, मेरा इक्विटी बिल्कुल स्टॉक के जरिए है। ठीक है, तो आपने म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए निवेश करना है। इन्वेस्ट करने हैं पर मंथ। राइट, गॉट इट, ओके। जी जी। तो आपने उसमें कुछ फंड्स के बारे में पूछा भी है, इंटरनेशनल फंड्स के बारे में। ओके, आपका गोल क्या होगा? जो मेरा इक्विटी एक्सपोजर है जी, उसमें 80% जो है वो लार्ज कैप है। हाँ, वो आपने लिखा है, तो वो जानकारी हमारे जी, पास है। जो मेरे पास नहीं है डिटेल, जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे राजकुमार जी, वो ये है कि ये किस पर्पस के लिए आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है? फॉर माय रिटायरमेंट। अप्रोक्सीमेटली कितना आपको ज़रूरत होगा रिटायरमेंट के लिए? मैं देख रही हूँ कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी कुछ शायद निवेश कर रहे हैं। जी जी। 3 CR कहा आपने? जी जी, 3 CR। चलिए कीर्तन, मेरे ख्याल से कुछ क्लैरिटी आपको मिली है, अब बताएं। राजकुमार जी, अगर मैं पहले थोड़े नंबर्स की बात करूं फाइनेंशियल प्लानिंग के एंगल से, तो आपके पास आज तकरीबन 10 लाख रुपए पीपीएफ में है और आप महीने का 10,000 यानी 1,20,000 और एडिशनल इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर इसे मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं आपके रिटायरमेंट तक के, ऑलरेडी जो 10 लाख है और हर साल आप जो 1,20,000 डालने वाले, तो आप रिटायरमेंट तक तकरीबन पीपीएफ में 40 लाख रुपया जमा कर पाएंगे। अब आपके पास एग्जिस्टिंगली 12 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और अगर आप 15,000 रुपए की एसआईपी करेंगे तो ये रिटायरमेंट तक आपका 1 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपकी एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है प्लस जो आप पीपीएफ और एसआईपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों मिलाकर
तकरीबन 1,40,00,000 रुपए तक जमा हो जाएंगे आपके रिटायरमेंट तक। आपको फिर भी आपका जो लक्ष्य 3 करोड़ का वो 1.6 करोड़ से कम हो जाएगा। तो 1.6 करोड़ जो एडिशनल आपको चाहिए, जो आपके एग्जिस्टिंग प्लान से नहीं होगा, उसके लिए आपको महीने की 50,000 रुपए की रफली एसआईपी करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स अगर एक साथ 50,000 रुपए नहीं हो सकता तो आपको स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। जितनी एसआईपी बढ़ा पाए उतनी आप बढ़ाइए एसआईपी, हर साल, 2 साल, 3 साल। और कभी भी आपको बोनस के थ्रू या किसी भी तरीके से लमसम पैसा आता है तो उस लमसम पैसे को भी निवेश करें। आप शायद ये 1.6 करोड़ के और नजदीक पहुंच जाएंगे। तो ये तो लार्जली आपका जो 3 करोड़ का गोल था उसके रिस्पेक्टिव था। अब जैसे आपने कहा कि आपके पास लार्ज कैप में डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू काफी एक्सपोजर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो 15,000 रुपए की एसआईपी करनी है वो ये 3 फंड्स में करनी चाहिए। सबसे पहले तो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, एक्सिस मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप। और इसमें निपॉन स्मॉल कैप और एक्सिस मिड कैप में आप 6-6 हज़ार रुपए डालिए और 3,000 रुपए आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में डालिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास लार्ज कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो यहाँ इक्वल डाइवर्सिफिकेशन कर मतलब नहीं है, क्योंकि आपका लार्ज कैप में फोकस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 पोर्टफोलियोज को अगर आप 3,000 आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी और 6-6 हज़ार एक्सिस मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप में डालें तो आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो के साथ एक अच्छा मैच बन सकता है, जिससे आपका लार्ज मिड और स्मॉल में कंसंट्रेशन और फोकस काफी हद तक इक्वल हो सकता है। ऑफ कोर्स आपका 12 लाख रुपए का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप में, पर गोइंग फॉरवर्ड मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर एसआईपी ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर लगभग शो को समेटने का समय आ गया है, लेकिन गुरु मंत्र की ओर हम रुख करते हैं। गौतम, क्या होगा आपका निवेश का गुरु मंत्र? जी, आज का गुरु मंत्र ये है कि अगर सर आइजैक न्यूटन शेयर मार्केट में पैसा गवा सकते हैं तो आप और मैं कौन है। तो शेयर मार्केट में ज्यादा दिमाग लगा के उसको समझने की कोशिश ना करें, उससे अच्छा आप निवेश करें और धैर्य रखें। इंटरेस्टिंग, काफी उम्दा सीख। बताएं कीर्तन। आई थिंक उनकी और मेरी गुरु मंत्र हम कभी भी शो में होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल और सेम होती है। मेरा भी कुछ वैसा ही है। मैंने लिखा है कि कंटिन्यूअस एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। यानी आप जितनी ज्यादा मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे कि आज बेच देता हूँ, कल खरीद लेता हूँ, जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेंगे उतनी आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी डिफिकल्ट होती जाएगी। डिसिप्लिन रखिए, लंबे समय तक निवेश कीजिए, तो ही वेल्थ क्रिएट होगा। चलिए, तो ऐसे गुरु मंत्र जो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपका साथ देंगे। इसी के साथ गौतम आपका, कीर्तन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन आपको बताएं कि ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाते हैं। अगर आप चाहें तो अपने सवाल को व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने सवाल को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करके वो वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड भी कर सकते हैं। वो वीडियो हम टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। नंबर जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। इंतजार रहेगा आपके सवालों का। नमस्कार।